बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ ज़ूलॉजी थर्ड ईयर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 32, हाउ एनिमल्स हार्वेस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स। कल हमने इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि जो आप खुराक खाते हैं वो किस तरह आपकी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होती है। जो हम ज़्यादातर हम जो फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. They are broken down into their monomers. Glucose enters the cell, then it is converted into pyruvate. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. पायरुवेट के बाद फिर इसकी फर्दर जो ब्रेक डाउन है वो कैसे होती है, डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो पायरुवेट को रिड्यूस किया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड और अल्कोहल. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू कोएंजाइम ए, एंड कोएंजाइम ए देन एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे क्रैब्स साइकिल चलती है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. फिर क्रैब्स साइकिल में एटीपी जनरेट होता है. इसके अलावा दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, FADH2 एंड NADH. इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारा जाता है, जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं. एनर्जी जो वहाँ से रिलीज़ होती है उसको ATP की फॉर्म में जो है उसको स्टोर किया जाता है. और एट द एंड हमें 36 ATPs जो हैं इस पूरे प्रोसेस में मिलते हैं. इनके एक ग्लूकोज के मेटाबोलाइज होने से हमें 36 ATPs जो हैं ये मिलते हैं. और मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ये होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. ये हमने कल पढ़ लिया था. आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स एज ऑल्टरनेटिव फूड मॉलिक्यूल्स. आप जानते हैं कि ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म जो है सबसे कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे है सेल्स में. एनिमल्स जो हैं वो फैट्स एंड प्रोटीन्स भी खाते हैं और इसको भी इस्तेमाल करते हैं टू हार्वेस्ट एनर्जी. अब हम पढ़ेंगे कि फ़ैट्स को हम कैसे मेटाबोलाइज करते हैं. आप जानते हैं फ़ैट्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जिन्हें हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स. इनकी जब इनिशियल डाइजेशन होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द लाइपेज एंजाइम, तो फिर इसमें इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट इनके जो पार्ट्स हैं इसमें इनको कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इनको तोड़ा जाता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल की फिर फॉस्फोरिलेशन की जाती है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड देन इट एंटर्स in the glycolysis or glycolytic cycle at the level of glyceraldehyde 3 phosphate. जबकि जो फ्री फैटी एसिड्स होती हैं दे मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे इनके कार्बन्स को रिमूव किया जाता है 2 एट अ टाइम. इनके एक टाइम पे 2 कार्बन्स इसमें से रिमूव किए जाते हैं और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एडिशनल हमें NADH और FADH2 मिलते हैं, जो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और उनसे एनर्जी जो है मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसको फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय क्रैब्स साइकिल एंड NADH एंड FADH2 आर प्रोड्यूस्ड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब हम जानते हैं कि जो फैट्स हैं वो हमें ज़्यादा मिकदार में एनर्जी देते हैं, यानी कि अगर आप 1 ग्राम फैट्स खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स के मुकाबले में 2.5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि इनमें ज़्यादा नंबर होता है हाइड्रोजन एटम्स का पर यूनिट वेट ऑफ द फैट. यानी कि इसमें क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है तो इसलिए फ़ैट के मेटाबोलाइज होने से हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स. इसलिए हम जानते हैं कि ज़्यादातर एनिमल्स में जो स्टोर एनर्जी होती है वो फैट्स की फॉर्म में होती है, जो कि उनके एडिपोज टिश्यूज़ में जाके स्टोर होते हैं. फिर है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कि जो प्रोटीन्स आप खाते हैं, जो मीट आप खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं और फिर जाके किस तरह हमारे बॉडी में ये मेटाबोलाइज होते हैं. प्रोटीन्स जो है इनको डाइजेस्ट किया जाता है इनटू अमाइनो एसिड्स. इनिशियली इनमें से कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इनको फिर इस्तेमाल किया जाता है टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स, एंड अदर अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड और एक्ससेलुलर फ्लूइड एंड कंप्राइज द अमाइनो एसिड पूल, यानी कि ये हमारे अमाइनो एसिड पूल का जो है हिस्सा बन जाते हैं. अगर हमें फ्यूल की ज़रूरत हो, हमें एनर्जी की ज़रूरत हो, तो हम इनको कैसे कैटाबोलाइज़ करते हैं कि हम अमाइनो एसिड्स को पहले डिग्रेड करते हैं. पहले इनका अमाइन ग्रुप रिमूव किया जाता है टू यील्ड अमोनिया. इसको हम कहते हैं डीअमाइनेशन रिएक्शन. यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखाया जा रहा है. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस फॉर रिमूवल ऑफ अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप.
इसमें आप देख रहे हैं डीमाइनेशन रिएक्शन हो रहा है टू प्रोड्यूस फ्री अमोनिया, ये फ्री अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अमाइनो एसिड जो है इसका अमाइन रिमूव हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू अल्फा कीटो एसिड। इस प्रोसेस में इन डीमाइनेशन प्रोसेस एन ऑक्सीजन एटम रिप्लेसेस एन अमाइन ग्रुप। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अमाइन ग्रुप की जगह इस कार्बन के साथ अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसने इसको रिप्लेस कर दिया और ये अब बन गया है अल्फ़ा कीटो एसिड। द कीटो एसिड देन एंटर इन क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे इनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की जाती है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि इसको इसके जरिए यानी कि इसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इससे प्रोड्यूस होती है। ये जो एंड प्रोडक्ट है उसका रेस्पिरेशन का। अमोनिया जो है इसको जनरेट किया जाता है। जो अमोनिया इस प्रोसेस में जनरेट होता है इट इज़ हाईली टॉक्सिक और इसको एक्सट्रीट करना जो है बॉडी से ज़रूरी होता है। क्योंकि अमोनिया जो है ये आपको पता है ये यूरिया साइकिल में जाता है और उसकी यानी कि यूरिया साइकिल ज़रिए यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है इन एनिमल्स। अब यहाँ पर सारा प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि किस तरह ये इनकी मेटाबॉलिज्म और ये डिफरेंट फूड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की लाइक कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आप जानते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बाद फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज भी जाती है ग्लाइकोलिसिस में, या तो इसको स्टोर किया जाता है एज ग्लाइकोजन और फैट, या इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड्स, या फिर इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है फॉर एनर्जी और इसकी यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है। और फैट्स को कैसे मेटाबोलाइज किया जा रहा है, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू और ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। मेटाबॉलिक पाथ फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, यहाँ तो इनको फिर स्टोर किया जाता है एज ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट सेल्स और सिंथेसाइज्ड इनटू सेलुलर मेम्ब्रेन्स, या फिर इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है फॉर एनर्जी एंड देन दे गो इनटू क्रेब्स साइकिल आफ्टर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस तरह प्रोटीन्स हैं अमाइनो एसिड्स, जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो ये बनाते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है they may be stored as glycogen or fat and they may be used to make new proteins or they may be oxidized for the energy for the purpose of getting energy from the proteins amino acids। तो इनको फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है और फिर यहाँ से क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। तो सारा प्रोसेस है कि हम जो फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट जो फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको किस तरह हम यूटिलाइज़ करते हैं टू गेन एनर्जी, और इसके अलावा इनकी बॉडी में और भी बहुत सारे काम होते हैं वो भी हम यहाँ पर दिखाए गए कि यहाँ तो इनको स्टोर कर लिया जाता है या फिर इनको एनर्जी लेने के लिए इनको मेटाबोलाइज कर लिया जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ भी दिखाई जा रही है कि फैटी एसिड्स यूज टू क्रिएट कीटोन बॉडीज़ फॉर बॉडी फ्यूल एंड ग्लिसरॉल यूज टू क्रिएट ग्लूकोज फॉर ब्रेन और ब्लड सेल्स। ये तब होता है जब स्टारवेशन की स्टेट होती है, वरना फैट स्टेज में जो है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया जाता है और फास्टिंग स्टेट में दे आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर गेटिंग एनर्जी। यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि प्रोटीन्स जो हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स और फिर अमाइनो एसिड्स जो हैं उनमें से अमाइन ग्रुप रिमूव किया जाता है और ये फिर ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जो है ये चले जाते हैं डिफरेंट लेवल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स देन गो इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे, इनकी ग्लाइकोलिसिस होती है और पायरुवेट बनता है, पायरुवेट फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, वहाँ से क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हमने पढ़ा ग्लिसरॉल जो है इनकी फॉस्फोरिलेशन की जाती है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इस तरह ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में चले जाते हैं एंड फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए और यहाँ से इस तरह ये जो है क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारी बॉडी में सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। और लिविंग सिस्टम जो होते हैं उनको हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो सेल्स जो होते हैं देर एफिशिएंट, दे डू नॉट वेस्ट एनर्जी बाय मेकिंग सरप्लस सब्सटेंसेस, वैसे सब्सटेंसेस नहीं बनाते जो कि उनको नहीं चाहिए होते हैं या जिनकी उनको ज़रूरत बहुत कम अमाउंट में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक अमाइनो एसिड जो है वो सेल में ओवर अबंडेंट है तो ये सेल क्या करेगा, उस एंजाइम को बनाने वाला जो एनाबॉलिक पाथवे है उसमें उसके इंटरमीडिएट को जाके जो है वो टर्न ऑफ कर देगा, यानी कि जिस इंटरमीडिएट से क्रेब्स साइकिल के वो बन रहा होता है उसको जाके उस पाथवे को वो स्टॉप कर देता है, उसकी सिंथेसिस को वो रोक देता है।
इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। इसमें हो क्या रहा है, एंड प्रोडक्ट जो है एनाबॉलिक पाथवे का, वो एक एक्चुअली एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है, जो कि कैटलाइज कर रहा है एक की स्टेप को इन दैट पाथवे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ग्लाइकोलिसिस को कैसे कंट्रोल किया जा रहा होता है थ्रू फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फिर फॉस्फोरिलेशन की जाती है, इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एनर्जी नीड ऑफ द सेल, यानी कि सेल में एटीपी एंड एडीपी और एएमपी की जो रेशो होती है उसके लिए सेंसिटिव होता है। ये एंजाइम जो है इसके साथ एक रिसेप्टर साइट होती है फॉर स्पेसिफिक इनहिबिटर्स या एक्टिवेटर्स, यानी कि आप इस एंजाइम को इनहिबिट या एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू डैट रिसेप्टर साइट। फॉर इंस्टेंस, अगर सेल में एटीपी के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो जो कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं इस एंजाइम के, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, यानी कि पायरोवेट की प्रोडक्शन को जो है लेस कर दिया जाता है एंड अल्टीमेटली दिस लेस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जब एटीपी की अमाउंट ज़्यादा है तो पायरोवेट की प्रोडक्शन कम कर दी जाती है ताकि एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाए, क्योंकि एटीपी पहले ही सेल में ज़्यादा है। इसी तरह अगर एडीपी की अमाउंट या एएमपी की अमाउंट जो है ज़्यादा हो तो ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा अमाउंट में पायरोवेट की प्रोडक्शन जो है करे। अल्टीमेटली इस तरह एटीपी की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। इस तरह एडीपी एंड एएमपी जो हैं ये एक एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रहे हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए। इसका मतलब है कि अगर एटीपी की एक्युमुलेशन हो जाती है सेल में तो ये एंजाइम जो है ये ग्लाइकोलिसिस को शट डाउन कर देता है, और अगर एडीपी या एएमपी जो है एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये एक्टिव हो जाता है एंड इट टर्न्स ऑन द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड जो होता है साइटोप्लाज्म में, इसकी अमाउंट भी जो है ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट करती है। इस तरह ये दोनों मिल के रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल को सिंक्रोनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन सिट्रिक एसिड बिगिंस टू अक्यूमुलेट, ग्लाइकोलिसिस स्लोज डाउन रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू द क्रेब्स साइकिल, यानी कि अगर सिट्रिक एसिड जो है ये ज़्यादा अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो ग्लाइकोलिसिस को स्लो डाउन कर दिया जाता है, यानी कि सप्लाई ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू द क्रेब्स साइकिल जो है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। इसके नतीजे में जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो जो है वो कम हो जाती है। कन्वर्सली, इफ सिट्रिक एसिड कंजप्शन इंक्रीजेस, ग्लाइकोलिसिस एक्सेलरेट्स टू मीट द डिमांड ऑफ द सेल। अब देखिए यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है, ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब देखिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है इसको एडीपी और एएमपी स्टिमुलेट कर रहे हैं और एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो इसको इनहिबिट कर, इनकी एटीपी की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, और अगर एडीपी और एएमपी की अमाउंट बढ़ जाएगी तो फिर ये एंजाइम जो स्टिमुलेट हो जाएगा, ज़्यादा मिकदार में पायरोविक एसिड बनाना शुरू कर देगा। इस तरह सिट्रिक एसिड की अमाउंट भी जो है ज़्यादा अमाउंट भी जाके इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही है, और अगर सिट्रिक एसिड की कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये जो एंजाइम है ये अपना काम करना तेज़ कर देता है ताकि ज़्यादा मिकदार में एनर्जी प्रोडक्शन की जा सके थ्रू क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि सब दोनों चीज़ें जो हैं ये हों और एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा की जा सके सेल की डिमांड को पूरा करने के लिए एनर्जी की। हम पढ़ते हैं द मेटाबॉलिक पूल। हम जानते हैं कि हमारे सेल में बहुत सारे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। The catabolic reactions of glycolysis and Krebs cycle not only provide ATP, but they also provide a metabolic pool of new materials that can be consumed for the synthesis or anabolic reactions of many important cellular components. यानी कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के ज़रिए ना सिर्फ हमें ATP मिल रही है बल्कि हमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी मिल रहे हैं जिनको हम सिंथेसिस या एनाबॉलिक रिएक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक मैनी इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स। इस तरह
मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक फ्रैक्शंस एंड एनाबॉलिक फ्रैक्शंस के दरमियान एक होमोस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है सेल में। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, इनको हम इस बुनियाद पर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं आइदर दे कैन एंटर लेट इन द सिस्टम और नॉट। तो इस बुनियाद पर हम इनको डिवाइड करते हैं ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, द सिस्टम ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विच अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन एंटर एंड पार्टिसिपेट इन द सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेटर ऑन भी साइकिल में किसी भी लेवल पे जाके ऐड हो सकते हैं। एंड ओपन सिस्टम हैज़ टू वे फ्लो ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ इट। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो एंटर होते हैं पाथवे में एट डिफरेंट पॉइंट्स सो डैट कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। द सेम टाइम कुछ इनमें से जो इंटरमीडिएट्स बन रहे होते हैं दे कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द एनर्जी हार्वेस्टिंग मशीनरी। यानी कि उस जैसे ग्लाइकोलिटिक पाथवे में बहुत से इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं तो वो ना सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि वो वहाँ से उनको विड्रॉ भी किया जा सकते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड इन सिंथेसिस रिएक्शंस, बहुत से और कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक्चुअली एक मेटाबॉलिक पूल है जहाँ से हम रिएक्टेंट्स को जो ले भी सकते हैं ताकि उससे कोई और कंपाउंड्स तैयार किए जा सकें। तो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल आर एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। जबकि क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई रिएक्टेंट या सब्सटेंस एंटर नहीं होता इनटू द सिस्टम टिल द फाइनल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड। अब देखिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो मेटाबॉलिक पूल है उसमें हम जो खुराक खाते हैं इसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं। इनको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जिससे मिलके बने हैं उसमें तोड़ा भी जा रहा है। ये क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलिटिक पाथ साइकिल में ये जा भी रहे हैं डिफरेंट लेवल्स। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो भी यहाँ से जो हैं जा रहे हैं इस पाथवे में ताकि इनको दोबारा सिंथेसाइज करवा सकें। इनके प्रोटीन्स जो हैं अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो रही हैं, उसके बाद इनका अमाइन ग्रुप रिमूव किया जाता है और इनको डिफरेंट लेवल पे इस पाथवे में एंटर किया जाता है। इसी तरह इस पाथवे में से भी डिफरेंट कंपाउंड्स इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो हैं यहाँ से आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर वो शो कर रहा है यहाँ से निकल भी रहे हैं और दोबारा इसकी सिंथेसिस में ये जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे एरोस का जो है वो आपको टू वे फ्लो नज़र आ रहा है मटेरियल्स का इनटू एंड आउट ऑफ इट। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। हम देखते हैं इसकी समरी, हमने जो सब कुछ पढ़ा उसको समराइज़ करते हैं। हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है एनारोबिकली टू यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जिनको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें केमिकल एनर्जी मिलती है बाय रीअरेंजिंग द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऐसे जानदार जो एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहते हैं दे रिक्वायर अ मैकेनिज्म to dispose of the hydrogen and associated electrons that are produced in glycolysis। तो ये क्या करते हैं, they undergo fermentation। इसमें क्या होता है, हर पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होता है जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है इट लूजेज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड कंबाइन विद कोएंजाइम A टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम A इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन के दौरान ये जो बनता है, फर्मेंटेशन के दौरान जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल होता है डैट इज़ ब्रोकन डैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड और अल्कोहल, जबकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुवेट जो है वो जाता है क्रेब्स साइकिल में। तो कोएंजाइम A ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप टू द क्रेब्स साइकिल एंड ड्यूरिंग 1 टर्न ऑफ द साइकिल द इक्विवेलेंट्स ऑफ द एसिटाइल ग्रुप्स 2 कार्बन आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा सम ATP इज़ प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा इस प्रोसेस में NAD एंड FAD जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड बिकम NADH एंड FADH2 और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के नतीजे में 36 ATPs जो है हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा आज के बहुत से और मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं दे फीड इनटू ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल फ्रॉम द मेटाबॉलिक पूल enabling cell to use many organic compounds in addition to glucose as food source to generate usable energy to perform biological work like proteins and carbohydrates. End products inhibition help regulate metabolism and maintain homeostasis within organism। यानी कि जो एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है इससे हमारे सेल्स में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में और होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है।
जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको समराइज़ भी कर दिया कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर आज ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एनिमल बिहेवियर के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।